हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं लोकेश नर्सिंग पीठ की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सबको पता है, आप सब लोग आज नॉर्सेट मेंस का एग्जाम देके आए हो और आई होप सबका बहुत अच्छा गया होगा। आज वही नॉर्सेट मेंस एग्जाम का हम मेमोरी बेस एनालिसिस करने वाले हैं कि कैसे क्वेश्चन आए, आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, उसका आइडिया लगाएंगे। ठीक है ना, वो देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं, ये इमेज आपके पेपर में आई होगी, लगभग ऐसी इमेज होगी। इसको बोला जाता है डेवियर रिट्रैक्टर। क्या बोला जाता है इसको? डेवियर रिट्रैक्टर। क्या बोलते हैं? डेवियर रिट्रैक्टर। क्या काम आता है? ये काम आता है एब्डोमिनल, एब्डोमिनल या फिर थोरेसिक। एब्डोमिनल या थोरेसिक जो सर्जरीज होती हैं, एब्डोमिनल या थोरेसिक जो सर्जरीज होती हैं, उन सर्जरीज में ये रिट्रैक्टर यूज होता है। किसके लिए? बेटर विजुअलाइजेशन के। किसके लिए? बेटर विजुअलाइजेशन के लिए। बेटर विजुअलाइजेशन के लिए। यहां तक आई बात समझ में? इसको क्या बोलते हैं? डेवियर रिट्रैक्टर। किसमें यूज होता है? एब्डोमिनल या थोरेसिक सर्जरीज में यूज होता है। और क्या हेल्प करता है? बेटर विजुअलाइजेशन। जो जिस ऑर्गन की हम सर्जरी कर रहे हैं, अंदर का जो पार्ट है वो अच्छे से देख पाए, बेटर उसको विजुअलाइज कर पाए। ये क्वेश्चन आया था, किस किस का सही हुआ है कमेंट जरूर करना। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला ये जो है, ये इमेज आई थी आपके पास। इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है, इसको बोला जाता है ग्रीन आर्मिटेज फोर्सेप। ग्रीन आर्मिटेज फोर्सेप्स। ये देखो, ये जो फोर्सेप्स होती है, इसके ये जो एज है, इन पे क्या होते हैं? ऐसे स्ट्रक्चर बनी होती है। जैसे हम बना के दिखाते हैं अभी, ऐसे करके। ठीक है ना, ऐसे अगर बनी हुई हो तो समझ जाना है ये कौन सी फोर्सेप्स है? ग्रीन आर्मिटेज फोर्सेप्स। कौन सी फोर्सेप्स? ग्रीन आर्मिटेज फोर्सेप्स। क्या काम आती है फोर्सेप्स का? किस में यूज की जाती है? ओप्स में यूज की जाती है, ओबीजी में यूज की जाती है मोस्टली। जो सिजेरियन सेक्शंस होते हैं, कब? जब सर्जरी करते हैं, जब डिलीवरी होती है। जैसे मान लीजिए किसी फीटस की डिलीवरी करनी हो, किससे? सिजेरियन डिलीवरी करनी हो, तो उस टाइम पे ब्लीडिंग कम हो, उसके लिए क्या किया यूज किया जाता है? ग्रीन आर्मिटेज फोर्सेप्स यूज किया जाता है। किसके लिए? सिजेरियन सेक्शन जब होता है, उसमें यूट्रस के सॉफ्ट जो टिश्यू होते हैं, यूट्रस सॉफ्ट टिश्यूज को होल्ड करने के लिए, उससे क्या होता है? होल्ड करके रखेगी, जिससे क्या होगी? ब्लीडिंग कम होगी। क्या होगी? ब्लीडिंग कम होगी। किस में यूज करते हैं? सिजेरियन सेक्शन के टाइम यूज की जाती है। क्या बोला जाता है इसको? ग्रीन आर्मिटेज फोर्सेप्स। किस किस का क्वेश्चन ये सही था कमेंट जरूर करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये वाली इमेज आई थी, इमेज बेस बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे, लगभग 5 से 7 क्वेश्चन आए थे इमेज बेस। अपने को हर एक क्वेश्चन को देखना है, और आने वाले एग्जाम में भी इमेज बेस क्वेश्चन आने वाले हैं। तो प्रीवियस ईयर में भी जितने इमेज बेस क्वेश्चन आए, अभी भी जितने इमेज बेस क्वेश्चन आए, हमको सबको देख के चलना है। ठीक है ना, ये वाला, इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है हैबरमैन, हैबरमैन फीडर। क्या बोलते हैं इसको? हैबरमैन फीडर। क्या बोलते हैं? हैबरमैन फीडर। जैसे नाम से ही पता चल रहा है, फीडर यानी किसके काम आता है? फीडिंग के। किसमें? जो बच्चे जिनको क्या होता है? क्लेफ्ट लिप, क्लेफ्ट लिप या क्लेफ्ट पैलेट वाले जो बच्चे होते हैं, जिनको किस में प्रॉब्लम आती है? सकिंग में प्रॉब्लम आती है। किस में प्रॉब्लम आती है? सकिंग में प्रॉब्लम आती है। उनके अंदर किसका यूज किया जाता है? हैबरमैन फीडर का यूज किया जाता है, जिससे वो इजीली उनको क्या दे सकें? हम फीड दे सकें, और वो अपनी न्यूट्रिशन जो नीड्स है उनको पूरा कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन आया था? ये वाला क्वेश्चन आया था। ठीक है ना, ये शायद इसका इमेज आया था, या फिर डायरेक्टली पूछा था कि रिटगन्स टेक्निक क्या होती है? रिटगन्स टेक्निक या रिटगन्स मैनुअर, रिटगन्स टेक्निक या रिटगन्स मैनुअर क्या होता है? इस पे क्वेश्चन आया था। तो इसके अंदर रिटगन्स टेक्निक या रिटगन्स मैनुअर कब करते हैं? सेकंड स्टेज ऑफ लेबर में यूज किया जाता है। कब यूज करते हैं? ये सेकंड स्टेज ऑफ लेबर में यूज करते हैं। सेकंड स्टेज ऑफ लेबर में यूज करते हैं। और इसके अंदर करते क्या है? जब हेड की डिलीवरी हो रही होती है। कब? जब हेड की डिलीवरी हो रही होती है, इसके अंदर हेड की डिलीवरी करवाते हैं। और हेड की डिलीवरी जब हो रही होती है, तो उसकी
प्रोसेस को क्या कर देते हैं, स्लो कर देते हैं। क्या कर देते हैं, स्लो कर देते हैं। हेड की डिलीवरी करवाते हैं जिससे उसकी प्रोसेस क्या कर देते हैं, स्लो कर देते हैं। और उससे क्या होता है, और उससे क्या होता है बताओ, उससे जो लेसिरेशन होना होता है या फिर जो इंजरी होनी होती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसलिए ये जो रिटकन टेक्निक यूज की जाती है, कब की जाती है, सेकंड स्टेज ऑफ लेबर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया था एमनियोटिक फ्लूइड के कलर से क्वेश्चन आया था। कहां से आया था कि ये वाला जो एमनियोटिक फ्लूइड का कलर है ये कौन सी कंडीशन में देखने को मिलता है। ये वाला जो टॉपिक है इंपॉर्टेंट है, लगभग लगभग हर एग्जाम में इसमें से एक क्वेश्चन आता है। ठीक है ना, देखो कौन कौन सा कलर क्या करता है। आपके जो इस वाले एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन आया है कि ब्राउन कलर या टबैको कलर किसमें देखा जाता है, टबैको कलर का एमनियोटिक फ्लूइड किसमें देखा जाता है। तो ये किसमें देखा जाता है, इंट्रायूटेराइन डेथ में। किसमें देखा जाता है, इंट्रायूटेराइन डेथ। किसमें देखा जाएगा, इंट्रायूटेराइन डेथ की कंडीशन में कौन सा कलर ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड देखने को मिलेगा, तो ये देखने को मिलेगा ब्राउन कलर या टैबोको कलर का एमनियोटिक फ्लूइड देखने को मिलेगा। दूसरा, आरएच इनकम्पैटिबिलिटी में कौन सा कलर देखने को मिलता है, आरएच इनकम्पैटिबिलिटी की कंडीशन में कौन सा कलर देखने को मिलता है, गोल्डन कलर देखने को मिलता है। कौन सा कलर देखने को मिलता है, गोल्डन कलर देखने को मिलता है। अगला, रेड कलर कौन सी कंडीशन में देखने को मिलेगा, डार्क रेड कलर। डार्क रेड कलर कौन सी कंडीशन में देखने को मिलेगा, तो ये देखने को मिलेगा हेमरेज की कंडीशन में। कैसी कंडीशन में, हेमरेज की कंडीशन में। अगला देख लेते हैं ग्रीन कलर, ग्रीन कलर ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड। कौन सा, ग्रीन कलर ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड कौन सी कंडीशन में देखने को मिलेगा, मैकोनियम एस्पिरेशन की कंडीशन में। कौन सी कंडीशन में, मैकोनियम एस्पिरेशन कंडीशन में। ये क्या होते हैं, एमनियोटिक फ्लूइड के कलर होते हैं। हर एग्जाम में इनमें से एक ना एक क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इनको अच्छे से याद करके रखना है आपको। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आया था डिसलरेशन से। डिसलरेशन से क्वेश्चन आया था। तो डिसलरेशन 3 टाइप का होता है, अर्ली डिसलरेशन, लेट डिसलरेशन और वेरिएबल डिसलरेशन। अब ये आइडिया नहीं है कौन सा डिसलरेशन आया था, लेकिन डिसलरेशन से एक क्वेश्चन आया था। तो अर्ली डिसलरेशन क्या होता है, इसके अंदर अर्ली डिसलरेशन, लेट डिसलरेशन और वेरिएबल डिसलरेशन। अर्ली डिसलरेशन क्या होता है, अर्ली डिसलरेशन की कंडीशन के अंदर जब बच्चे का हेड किसके अंदर आता है, पेल्विक ग्रिडल के अंदर आता है। कहां पे आता है, पेल्विस में आता है। उस कंडीशन में क्या होता है, उस कंडीशन में क्या होगा, उसकी हार्ट रेट क्या होने लगती है, डाउन होने लगती है। ठीक है ना, उस कंडीशन में क्या होने लगती है, उसकी हार्ट रेट डाउन होने लगती है। और ये जो फेज बनती है यहाँ पे, ये नैरो लैग फेज बनती है। नैरो लैग फेज बनती है। कौन सी फेज बनती है, नैरो लैग फेज बनती है। और ये कंप्लीटली फिजियोलॉजिकल कंडीशन है। कैसी कंडीशन है, फिजियोलॉजिकल कंडीशन है। इसमें ट्रीटमेंट की कोई नीड नहीं होती। जब बेबी किस में जाएगा, पेल्विस के अंदर आता है, तो उसके अंदर क्या होता है, हो सकता है कंप्रेशन होता हो फीटल हेड का। उस कंप्रेशन की कंडीशन में क्या होगा, हार्ट रेट डाउन होती है। हार्ट रेट क्या होती है, डाउन होती है। और जैसे ही वो वहां से हटता है, वैसे ही तुरंत से हार्ट रेट क्या हो जाती है, नॉर्मल हो जाती है, बढ़ने लग जाती है। तो ये जो यहाँ पे ये जो बनाता है, उसको बोलते हैं नैरो लैग फेज। यानी बच्चा जो है वो कहाँ आएगा, पेल्विस में आएगा, हार्ट रेट डाउन होगी। जैसे ही पेल्विस से हटेगा तो हार्ट रेट वापस से नॉर्मल हो जाएगी। तो यहाँ पे ये जो फेज बनेगी इसको नैरो लैग फेज बोलते हैं। कंप्लीटली फिजियोलॉजिकल होता है, इसमें कोई ट्रीटमेंट की नीड नहीं होती। अगली कंडीशन होती है लेट डिसलरेशन। इसके अंदर क्या आता है, इसके अंदर ये कौन सी कंडीशन के अंदर होता है, यूटेरो प्लेसेंटल इनसफिशियंसी सीएनसी की कंडीशन के अंदर होता है। इसके अंदर क्या होता है, जो फीटस है उसको या फिर प्लेसेंटा को क्या हो जाती है, ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाती है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, फीटस की हार्ट रेट डाउन होने लगती है। और जब तक वो ऑक्सीजन या ब्लड की सप्लाई कंटिन्यू नहीं होती, तब तक बच्चे की हार्ट रेट क्या रहती है, डाउन ही रहती है। उसके बाद फिर से जैसे ही क्या करते हैं, हम उसको ऑक्सीजन सप्लाई देते हैं या ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं, तो उस कंडीशन के अंदर क्या हो जाता है, वापस से जो हार्ट रेट है वो नॉर्मल हो जाती है। वापस से हार्ट रेट क्या हो जाती है, नॉर्मल हो जाती है। इस कंडीशन को क्या बोला जाता है, लेट डिसलरेशन। कब होता है, यूटेरो प्लेसेंटल इनसफिशियंसी की कंडीशन में होगा। कब होगा, यूटेरो प्लेसेंटल इनसफिशियंसी की कंडीशन में होगा। और उसका ट्रीटमेंट क्या होगा, हम उसको ऑक्सीजन देंगे। अगला होता है वेरिएबल डिसलरेशन। ये कब होता है, जब फीटस में क्या होगा, कॉर्ड प्रोलैप्स होगा। कॉर्ड प्रोलैप्स की कंडीशन में क्या देखने को मिलेगा, वेरिएबल डिसलरेशन देखने को मिलेगा। और इसके अंदर क्या होगा, कभी हार्ट रेट कम होगी, ज्यादा होगी, कम होगी, ज्यादा होगी, ऐसी कंडीशन देखने को मिलेगी। उसको क्या बोलेंगे, वेरिएबल डिसलरेशन। और इसका ट्रीटमेंट क्या होता है, वेरिएबल डिसलरेशन का ट्रीटमेंट क्या होगा, हम क्या करेंगे, पोजीशन चेंज करेंगे। क्या चेंज करेंगे, पोजीशन चेंज करेंगे। कौन सी पोजीशन देंगे, पोजीशन चेंज करेंगे, लेफ्ट लैटरल पोजीशन देंगे। कौन सी, लेफ्ट लैटरल पोजीशन देंगे।
ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक ना एक क्वेश्चन हर एग्जाम में यहां से आता ही आता है, जैसा कि अभी भी नॉर्थ साइड मेंस में भी आया है। इसके अलावा जितने भी एग्जाम होते हैं यहां से भी एक ना एक क्वेश्चन बनता है। अगला देख लेते हैं, अगला अपना है जिंक। जिंक से क्वेश्चन आता है, जिंक की बच्चे के अंदर जिंक की डोज कितनी होती है, बच्चे के अंदर जिंक की डोज कितनी दी जाती है, यहां से एक क्वेश्चन आया है। तो जिंक की डोज जो होती है, अगर बच्चा कहाँ 6 महीने से कम का है, अगर बच्चे की एज कितनी है, 6 महीने से कम का बच्चा है, तो उसके अंदर देंगे 10 mg, 10 mg क्या दिया जाता है, जिंक दिया जाता है। अगर बच्चे की एज 6 मंथ से ज्यादा है, कितनी है, 6 मंथ से ज्यादा है, तो उसको देंगे 20 mg। और कब तक देते हैं, 14 दिन तक देते हैं। कब तक देते हैं, 14 दिन तक देते हैं। 10 mg पर डे ये दिया जाता है, 20 mg पर डे ये दिया जाता है। ठीक है ना, यहां से भी क्वेश्चन आया था, किस किस का क्वेश्चन ये सही हुआ कमेंट में बताना है। ठीक है ना, जिंक की डोज पूछी थी, 6 मंथ से कम का बच्चा है तो कितनी देंगे, 10 mg पर डे 14 दिन के लिए, और अगर 6 महीने से ज्यादा का बच्चा है तो उसके अंदर कितना दी जाएगी, 20 mg पर डे दिया जाएगा 14 दिन के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन कौन सा है। अगला क्वेश्चन है इनएक्टिवेटेड वैक्सीन। इनएक्टिवेटेड वैक्सीन क्या होती है, इनएक्टिवेटेड वैक्सीन वो होती है जिनके अंदर जो एंटीजन होता है, जिनके अंदर जो एंटीजन होता है वो कैसा होता है, किल्ड या इनएक्टिवेटेड, कैसा होता है, किल्ड या इनएक्टिवेटेड, कौन कैसा होता है, किल्ड या इनएक्टिवेटेड, यानी उसको उस वैक्सीन के अंदर, जो वैक्सीन बनाई जाती है उस वैक्सीन के अंदर कौन होगा, उस वैक्सीन के अंदर जो एंटीजन होगा या जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसको हम डालेंगे वो कैसा होगा, वो कैसा होगा, किल्ड होगा या इनएक्टिवेटेड कंडीशन में होगा, उसको क्या बोलते हैं, इनएक्टिवेटेड वैक्सीन। कौन कौन सी होती है, कौन कौन सी होती है, यहीं से शायद क्वेश्चन आया था, उसमें यही पूछा था कि कौन सी वैक्सीन है वो किल्ड या इनएक्टिवेटेड नहीं है, तो कौन कौन सी होगी, पोलियो जो है वो किल्ड इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है। अगला रेबीज और डीपीटी, ये सब कैसी हैं, किल्ड और इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्या है, अगला आया रोटा वायरस वैक्सीन के बारे में आया है शायद। रोटा वायरस क्या होता है, क्या कॉज करता है, बच्चों में गैस्ट्रोएंट्राइटिस, क्या करेगा, गैस्ट्रोएंट्राइटिस, क्या करेगा, गैस्ट्रोएंट्राइटिस कॉज करेगा, जिसकी वजह से बच्चों में क्या होगा, इसकी वजह से क्या होगा, डायरिया होगा, क्या होगा, डायरिया, डायरिया होगा। अगला वॉमिटिंग, क्या होगा, डायरिया होगा, वॉमिटिंग होगा, और सीवियर डिहाइड्रेशन देखने को मिलेगा, क्या देखने को मिलेगा, सीवियर डिहाइड्रेशन देखने को मिलेगा। ऐसी कंडीशन में ये बहुत क्या होती है, लीथल कंडीशन होती है बच्चे के लिए। अगर बच्चे को डायरिया, वॉमिटिंग और सीवियर डिहाइड्रेशन हो रहा है तो ऐसी कंडीशन में क्या देते हैं, रोटावायरस वैक्सीन जो है ये लगाई जाती है। रोटावायरस वैक्सीन बच्चे को पहले ही दी जाती है, बच्चे में कब कब दी जाती है, 6 वीक पे, 10 वीक पे और 14 वीक पे दी जाती है। डोज क्या रहती है इसकी, डोज क्या रहती है, 5 ड्रॉप देते हैं, कितनी देते हैं, 5 ड्रॉप्स दी जाती है। और रूट क्या रहता है, रूट होगा ओरली देंगे, कैसे देंगे, ओरली देंगे। यहाँ तक आई बात समझ में। रोटावायरस वैक्सीन जो है कब कब दी जाती है, 6 वीक पे, 10 वीक पे और 6 वीक पे, 10 वीक पे और 14 वीक पे दी जाती है। 5 ड्रॉप दी जाती है, कितनी ड्रॉप दी जाती है, डोज क्या रहती है, 5 ड्रॉप्स देंगे, कैसे देंगे, ओरली देंगे। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या आया है, अगला क्वेश्चन पूछा है लाइफ स्पाम ऑफ ओवम, किसका पूछा है, लाइफ स्पाम ऑफ ओवम कितना होता है, आंसर बताओ कितना होगा, लाइफ स्पाम ऑफ ओवम। ओवम का लाइफ स्पाम होता है 12 से 24 घंटे, कितना होता है, 12 से 24 घंटे होता है। और यहीं आपसे अगर मैं पूछूं स्पर्म का लाइफ स्पाम कितना होता है, तो स्पर्म का लाइफ स्पाम कितना होगा, बताओ, स्पर्म का लाइफ स्पाम होता है 48 से 72 घंटे, कितने, 48 से 72 घंटे। ठीक है, ये तो इजी क्वेश्चन था, लगभग सबका सही हुआ होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हार्ड इम्यूनिटी। हार्ड इम्यूनिटी क्या होती है बताओ, हार्ड इम्यूनिटी उस इम्यूनिटी को बोला जाता है, हार्ड इम्यूनिटी उस इम्यूनिटी को बोला जाता है, एक कम्युनिटी में मान लो कोई डिजीज फैली है, कोई डिजीज किसी कम्युनिटी में फैली है और उस कम्युनिटी के लोगों में उस डिजीज से क्या हो जाए, उस डिजीज से क्या हो जाए, प्रोटेक्शन हो जाए, प्रोटेक्शन हो जाए, क्या हो जाए, प्रोटेक्शन हो जाए या इम्यूनिटी डेवलप हो जाए, क्या हो जाए, इम्यूनिटी डेवलप हो जाए। अब वो इम्यूनिटी कैसे डेवलप होगी, वो हो सकता है वैक्सीनेशन से डेवलप हो, नेचुरली उनको क्या हो गया हो, इन्फेक्शन हुआ हो, उससे भी उनको क्या हो सकती है, इम्यूनिटी डेवलप हो सकती है। जैसे कि चिकन पॉक्स किसी को अगर हो जाए तो दोबारा उसको चिकन पॉक्स नहीं होता, क्योंकि उसके अंदर क्या डेवलप हो जाती है, इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है। ठीक है ना, ये यहाँ से एक क्वेश्चन आया था कि हर्ड इम्यूनिटी क्या होता है, या फिर शायद उसका एग्जाम्पल पूछा था कि इनमें से किस किस में हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है, किसके अंदर नहीं होती है। ठीक है ना,
अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला आता है कम्युनिकेबल डिजीज। यहां से एक क्वेश्चन आया था कि ऐसी कौन सी कम्युनिकेबल डिजीज है, ऐसी कौन सी कम्युनिकेबल डिजीज है जिससे सबसे ज्यादा डेथ होती है इंडिया के अंदर, जिससे इंडिया के अंदर ही नहीं वर्ल्ड वाइड भी सबसे ज्यादा डेथ होती है, वो कौन सी है? ट्यूबरक्यूलोसिस। ट्यूबरक्यूलोसिस ये ऐसी डिजीज है जिससे आज भी सबसे ज्यादा डेथ होती है। सबसे ज्यादा क्या होती है? डेथ होती है। टीबी से सबसे ज्यादा डेथ होती है ऑल इंडिया में। ठीक है ना, ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, किस किस का सही हुआ ये कमेंट में जरूर बताना है। अगला देखते हैं। अगला ड्यूरिंग डायलिसिस, एक ये क्वेश्चन आया था सिनेरियो बेस कि एक पेशेंट है, उसकी क्या चल रही है? डायलिसिस चल रही है, और उसका पोटेशियम कितना आ रहा है? 6.5। कितना आ रहा है? 6.5। नॉर्मल कितना होता है? 3.5 से 5.1 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। ठीक है ना, कितना होता है? 3.5 टू 5.1 मिली इक्विवेलेंट होता है। कितना होता है? 3.5 टू 5.1 मिली इक्विवेलेंट होता है। अब यहाँ पे क्या पूछा है कि ड्यूरिंग डायलिसिस एक पेशेंट को क्या हो रहा है? हाइपरकैलेमिया हो रहा है। कितना हो रहा है? 6.5 से ऊपर, यानी बहुत ज्यादा पोटेशियम बढ़ा हुआ है। तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करेंगे? उसमें ऑप्शन दिए हुए थे, क्या क्या ऑप्शन दिया हुआ था उसमें? ऑप्शन दिया था, क्या ऑप्शन दिया था बताओ? उसमें ऑप्शन दिया था हाइपरकैलेमिया। नॉर्मल कितना होता है? 3.5 से 5.1 मिली इक्विवेलेंट। ये नॉर्मल रेंज होती है पोटेशियम की। कैसी रेंज होती है? ये होती है नॉर्मल रेंज। कैसी रेंज होती है? नॉर्मल रेंज होती है। अब हाइपरकैलेमिया की कंडीशन हुई, यानी पोटेशियम का लेवल बढ़ा हुआ है, पेशेंट की हो रही है डायलिसिस। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे? ऑप्शन आपको दे रखे थे। एक तो था कि जो पेशेंट है उसकी डायलिसिस को स्टॉप कर देंगे, डायलिसिस को स्टॉप करेंगे, नहीं डायलिसिस को कंटिन्यू रखेंगे, डायलिसिस को कंटिन्यू रखेंगे, या फिर कैल्शियम ग्लूकोनेट देंगे। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए बताओ? अब देखो, अगर किसी पेशेंट का पोटेशियम इस लेवल तक बढ़ा हुआ है, यानी कि बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, 6.5 क्या होता है? बहुत ज्यादा होता है। ऐसी कंडीशन में क्या हो सकता है? पेशेंट को क्या होगा? कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। क्या हो सकता है? कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। तो हमें उसकी क्या बचानी है? जान बचानी है। तो डायलिसिस को बाद में भी किया सकता है, लेकिन पहले क्या जरूरी है? जान बचाना जरूरी। तो हम क्या करेंगे? उसको पहले कैल्शियम ग्लूकोनेट देंगे, बाद में क्या करेंगे? डायलिसिस को कंटिन्यू करेंगे। तो अपना आंसर क्या रहेगा? अपना आंसर रहने वाला है कि हम उसको क्या देंगे? कैल्शियम ग्लूकोनेट देंगे। ठीक है, ये बताइएगा ये किस किस का क्वेश्चन सही हुआ था। अगला पढ़ते हैं ईसीएमओ। ईसीएमओ की फुल फॉर्म क्या है? एक्स्ट्रा कॉर्पोरल मेम्ब्रेनस ऑक्सीजनेशन। जिनेशन जिनेशन, ठीक है ना, एक्स्ट्रा कॉर्पोरल मेम्ब्रेनस ऑक्सीजनेशन। इसको दूसरा नाम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हार्ट लंग मशीन। क्या बोला जाता है? हार्ट लंग मशीन। क्या बोलते हैं बच्चों? हार्ट लंग मशीन। क्या बोला जाता है? हार्ट लंग मशीन। जब कोविड-19 के टाइम पे, कब? हार्ट लंग मशीन कोविड-19 के टाइम पे इसका बहुत यूज होता था। क्या करती है ये? सपोर्ट प्रोवाइड करती है हार्ट और लंग्स को। किसका काम करती है? हार्ट और लंग्स का काम करती है। ठीक है ना, तो इसके अंदर ऐसे क्वेश्चन पूछा गया था कि अगर किसी कोई पेशेंट है, वो किस पे है? हार्ट लंग मशीन उसके लगी हुई है, और वो क्या कर रहा है? डिटोरिएट कर रहा है, डिट्रोरिएट कर रहा है। तो ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे? ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे? तो ऐसी कंडीशन में हमें क्या चेक करना है? अब उसके अंदर ऑप्शन दिए हुए थे, तो उसके अंदर था कि हम पेशेंट क्या करेंगे? जो जितनी भी क्या बोलते हैं उसको, जितने भी फंक्शन है उसके वो चेक करेंगे। अगला ट्यूबिंग्स चेक करेंगे कि कहीं वो किंक तो नहीं है, ट्यूब चेक करेंगे कहीं वो किंक तो नहीं है, वही आंसर था उसमें। ट्यूबिंग चेक करेंगे कहीं वो किंक तो नहीं है, मुड़ी हुई तो नहीं है। ठीक है ना, ईसीएमओ मशीन किसको बोला जाता है? एक्स्ट्रा कॉर्पोरल मेम्ब्रेनस ऑक्सीजनेशन, इसको हार्ट लंग मशीन भी बोलते हैं। ठीक है ना, ऑप्शन एग्जैक्टली नहीं पता है हमें क्या है, लेकिन उसके अंदर दिया हुआ था कि ट्यूब जो है अगर वो किंक हो रही होगी तो अपने आप क्या करेगा? डेटोरिएट करेगा पेशेंट। तो हम क्या करेंगे? चेक करेंगे कि कहीं ट्यूबिंग जो है वो किंक तो नहीं हो रही। अगला देखते हैं। अगला ऐसे आपको एक एबीजी दे रखी होगी, एबीजी का सिनारियो दे रखा था कि जो पेशेंट है उसकी पीएच इतनी है, पीसीओ2 इतना है, ऑक्सीजन इतना है, एससीओ3 कितना है? इतना है। ठीक है ना, तो ऐसी कंडीशन में क्या करना है? ठीक है ना, ऑप्शन दिए थे कि पेशेंट को क्या करेंगे? वेंटिलेट करेंगे, वेंटिलेटर पे लेंगे, या फिर उसको क्या करेंगे? बाईपेप लगाएंगे। ये आपको ऑप्शन दिए हुए थे। अब देखो ये कैसी कंडीशन है? पीएच कितनी है? 7.26। नॉर्मल कितनी होती है? 7.35 से 7.45।
PCO2 कितना होता है नॉर्मल 35 से 45 होता है, ऑक्सीजन 80 टू 100 होता है, और SCO3 कितना होता है 21 से 28 होता है। अब यहाँ पे देखो पीएच का लेवल जो है वो कितना है 7.35 से कम है, तो ये कौन सी कंडीशन हो गई, एसिडोसिस की कंडीशन हो गई। एसिडोसिस तो हमें पता चल गया कि ये क्या है, एसिडोसिस है। अगला पीसीओ2 का लेवल देखो, पीसीओ2 का लेवल कितना बड़ा हुआ है 65 है, यानी कि 45 से बहुत ज्यादा है। तो यहां से ही हमें पता लग रहा है कि ये कैसी कंडीशन है, ये रेस्पिरेटरी एसिडोसिस की कंडीशन है। कैसी कंडीशन है ये है रेस्पिरेटरी एसिडोसिस की कंडीशन। कैसी कंडीशन है, ये है रेस्पिरेटरी एसिडोसिस की कंडीशन। कैसी कंडीशन है, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। तो इस कंडीशन के अंदर ये जो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस की कंडीशन होगी, इस कंडीशन के अंदर हम क्या करेंगे, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस की कंडीशन होगी, यानी कि क्या हो रहा है, पेशेंट को क्या हो रहा है बताओ, ये जो CO2 है ये रिटेन कर रहा है, हमें CO2 को बाहर निकालना पड़ेगा, तो पेशेंट को किस पे लेंगे, वेंटिलेट नहीं करेंगे उसको, किस पे लेंगे, बाईपैप पे लेंगे। बाईपैप क्या करेगा, हेल्प करेगा किसको आउट करने में, CO2 को आउट करने में, CO2 को वॉश आउट करने में क्या करेगा, हेल्प करेगा। इसलिए ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे, पेशेंट को बाईपैप पे लेंगे जिससे कि CO2 वॉश आउट हो जाए और पेशेंट रिकवर होने लगे, ठीक है ना। अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आया था LMA से। LMA क्या होता है, लेरेंजियल मास्क एयरवे। लेरेंजियल मास्क एयरवे क्या होता है, लेरेंजियल मास्क एयरवे क्या काम होता है, इमरजेंसी की कंडीशन में जब इंट्यूबेशन क्या हो, डिफिकल्ट इंट्यूबेशन हो या अनकॉन्शियस पेशेंट हो, उस कंडीशन में अपन किसका यूज करते हैं, LMA का यूज करते हैं। किसमें हेल्प करेगा, किसमें हेल्प करेगा, प्रोटेक्शन ऑफ एयरवे। एयरवे को मेंटेन करने में हेल्प करेगा, पेशेंट के ऑक्सीजनेशन में हेल्प करेगा, ठीक है ना। किसका अल्टरनेटिव है ये, ET ट्यूब का अल्टरनेटिव होता है, LMA होता है, यानी लेरेंजियल मास्क एयरवे किसमें यूज करते हैं, इमरजेंसी की कंडीशन में जब इंट्यूबेशन क्या हो, डिफिकल्ट इंट्यूबेशन हो, तब हम LMA लगाते हैं और अपने एयरवे को पेटेंट करते हैं या प्रोटेक्ट करते हैं। क्या करते हैं, एयरवे को पेटेंट करते हैं या प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। अगला यहां से क्वेश्चन आया था, अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या आया था, अगला क्वेश्चन आया था सिंगल बबल साइन, डबल बबल साइन और ट्रिपल बबल साइन, इनमें से ही कोई एक आया था, उसके बारे में पूछा। सिंगल बबल साइन किसमें देखने को मिलता है, सिंगल बबल साइन देखने को मिलेगा किसमें, पाइलोरिक स्टेनोसिस में, पाइलोरिक स्टेनोसिस में, पाइलोरिक स्टेनोसिस में। डबल बबल साइन किसमें देखने को मिलता है, ड्यूडोनल एट्रेजिया, किसके अंदर, ड्यूडोनल एट्रेजिया। और ट्रिपल बबल साइन, ट्रिपल बबल साइन, सिंगल बबल साइन, डबल बबल साइन और ट्रिपल बबल साइन। ट्रिपल बबल साइन किसमें देखने को मिलेगा, इलियम जेजुनम एट्रेजिया, किसके अंदर, इलियम जेजुनम एट्रेजिया। यहां तक समझ में आया, यानी सिंगल बबल साइन किसके अंदर देखने को मिलता है, पाइलोरिक स्टेनोसिस। पाइलोरिक स्टेनोसिस से आप क्या समझते हो, पाइलोरिक स्टेनोसिस में एक आपको याद होगा क्या, प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग, वो किसके अंदर ही प्रेजेंट होती है, पाइलोरिक स्टेनोसिस के अंदर होती है। सिंगल बबल साइन किसमें देखने को मिलता है, पाइलोरिक स्टेनोसिस में। डबल बबल साइन किसमें देखने को मिलता है, ड्यूडोनल एट्रेजिया में। और ट्रिपल बबल साइन किसमें देखने को मिलता है, इलियम जेजुनम एट्रेजिया के अंदर, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आया PPH से। PPH क्या होता है, पोस्ट पार्टम हेमरेज। क्या होता है, पोस्ट पार्टम हेमरेज। क्या होता है बताओ, पोस्ट पार्टम हेमरेज क्या होता है, पोस्ट पार्टम हेमरेज। इस कंडीशन में कितना ब्लड लॉस होता है, पोस्ट पार्टम हेमरेज, यानी पोस्ट पार्टम जब बच्चे की डिलीवरी हो जाती है उसके बाद कितना ब्लड लॉस हो। अगर अगर नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी है, कैसी, नॉर्मल वेजाइनल अगर डिलीवरी है, नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी के अंदर अगर मोर देन 500 ml से ज्यादा ब्लड लॉस हो रहा है तो उस कंडीशन को क्या बोलेंगे, PPH बोलेंगे। और अगर सिजेरियन सेक्शन है, क्या, सिजेरियन सेक्शन के अंदर 1000 ml से ज्यादा ब्लड का लॉस हो रहा है तो उस कंडीशन को क्या बोला जाता है, उस कंडीशन को PPH बोला जाता है। अब क्वेश्चन ऐसे आया था कि अगर PPH की कंडीशन है तो उसका मैनेजमेंट कैसे करोगे, ठीक है ना। एग्जैक्ट लैंग्वेज जो है वो हम नहीं बता सकते, एग्जैक्ट लैंग्वेज आप ही बता सकते हो कि एग्जैक्ट लैंग्वेज क्या आई है और वहां पे क्या प्रेशर होता है एग्जाम टाइम पे, वो अलग होता है, ठीक है ना। हम अभी बस इतना बता सकते हैं कि इस तरीके से शायद क्वेश्चन आया था, लैंग्वेज जो है वो डिफरेंट होगी लेकिन जो क्वेश्चन कहना चाहेगा वो यही था
ठीक है ना। तो इसके अंदर क्या क्वेश्चन आया था कि जो पीपीएच की कंडीशन है उसके अंदर क्या ट्रीटमेंट करेंगे। तो इसके अंदर क्या ट्रीटमेंट करते हैं, सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, आईवी लाइन को पेटेंट करते हैं। अगर उसको फ्लूइड देने की जरूरत पड़े या ब्लड चढ़ाने की जरूरत पड़े तो सबसे पहले आईवी लाइन को पेटेंट रखते हैं। दूसरा क्या करते हैं, फंडल मसाज करते हैं, यूट्रस की क्या करते हैं, मसाज करते हैं। और थर्ड हम उसको क्या देते हैं, ऑक्सीटोसिन देते हैं। तो अगर आंसर में दिया हुआ आईवी लाइन पेटेंट रखनी है तो सबसे पहले वो जाएगा, उसके बाद मसाज, और थर्ड नंबर पे क्या जाएगा, ऑक्सीटोसिन। ये तो कई बात समझ में। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या था। अगला क्वेश्चन था कि एम्बू बैग जो होता है उससे हम कितनी ऑक्सीजन दे सकते हैं 1 मिनट में। तो इसकी ऑक्सीजन रेट कितनी होती है, 15 लीटर, 15 लीटर पर मिनट, 15 लीटर पर मिनट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि MAOI यानी मोनो एमिनो ऑक्सीडेज, मोनो एमिनो ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स, ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स, इनहिबिटर्स, ये जो ड्रग्स होती हैं कौन सी होती हैं, एंटी डिप्रेसेंट। कौन सी होती हैं ये, एंटी डिप्रेसेंट होती है। कौन सी होती है, एंटी डिप्रेसेंट्स होती हैं। और इसके अंदर ये पूछा गया था कि जो मोनो एमिनो ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स होती हैं इनके अंदर हम टायरामाइन कंटेनिंग फूड जो है, टायरामाइन कंटेनिंग फूड जो है वो क्यों नहीं देते। या फिर ऐसे पूछा गया था कि इसके अंदर कौन सा फूड जो है वो अवॉइड करते हैं। तो उसमें आंसर क्या जाना चाहिए, टायरामाइन, टायरामाइन कंटेनिंग फूड अवॉइड करेंगे। क्या करेंगे, टायरामाइन कंटेनिंग फूड अवॉइड करेंगे। क्यों अवॉइड करेंगे, बताओ क्यों अवॉइड करेंगे। क्योंकि ये जो टायरामाइन होता है ये क्या होता है, टायरामाइन होता है, ये क्या करता है, टायरामाइन क्या करेगा, टायरामाइन क्या करेगा, बताओ किसी को पता है, टायरामाइन क्या करता है, टायरामाइन क्या करता है, टायरोसिन को, टायरोसिन को एपिनेफ्रिन में चेंज कर देता है। किस में चेंज कर देता है, एपिनेफ्रिन में चेंज कर देता है। और इससे क्या हो सकता है, हाइपरटेंसिव क्राइसिस। क्या हो सकती है, हाइपरटेंसिव क्राइसिस। ये एक लीथल कॉम्प्लिकेशन है किसका, मोनो ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स के संग में अगर क्या दिया जाए, टायरामाइन कंटेनिंग फूड दिया जाए। कौन कौन से आते हैं टायरामाइन कंटेनिंग फूड में, चीज आते हैं, मीट आता है, मीट चीज वाइन, वो किसके अंदर आती है, टायरामाइन कंटेनिंग, यानी उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, टायरामाइन प्रेजेंट होता है। अगली बात समझ में, तो मायोज मोनो अमीनो एक्सीडो मोनो अमीनो ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स जो होते हैं उसको किसकी कैटेगरी में रखा जाता है, वो क्या होते हैं, एंटी डिप्रेसेंट होते हैं। उनके अंदर टायरामाइन कंटेनिंग फूड्स को क्या किया जाता है, अवॉइड किया जाता है। क्या किया जाता है, अवॉइड किया जाता है। अगला देखो, अगला क्वेश्चन क्या आया था, अगला क्वेश्चन आया था कि पोषण अभियान जो है वो किसके अंडर आता है, पोषण अभियान जो है वो किसके अंदर आता है। तो किसके अंदर आएगा, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। किसके अंदर आएगा, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आईसीडीएस से आया था। आईसीडीएस की फुल फॉर्म क्या होती है, इंटीग्रेटेड, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज। इसके अंदर कहाँ 0 से लेके 6 साल तक के जो बच्चे होते हैं उनको क्या किया जाता है, इंक्लूड किया जाता है। किसको इंक्लूड किया जाता है, 0 से 6 साल तक के जो बच्चे होते हैं उनको इंक्लूड किया जाता है। अगला आईसीडीएस कब आया था, कब इंप्लीमेंट हुआ था, 2 अक्टूबर 1975 को। कब इंक्लूड हुआ था, 1975 को। तो शायद इसकी या तो क्या आई थी, फुल फॉर्म आई थी, या ये पूछा गया था कि इसके अंदर कितने साल के बच्चों तक को क्या किया जाता है, इंक्लूड किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन होगा कि न्यूरोपैथिक जो पेन होता है उसके अंदर कौन सी ड्रग दी जाती है, कौन सी ड्रग दी जाती है जिससे वो पेन में क्या होता है, रिलीव होता है। न्यूरोपैथिक पेन क्या होता है, इसको बोलते हैं नर्व पेन। क्या होता है, नर्व पेन। क्या होता है, नर्व पेन। ये बहुत सीवियर पेन होता है, बहुत सीवियर पेन होता है। इसको नॉर्मल जो ड्रग्स होती है जैसे कि पीसीएम ट्रिमेडोल, कौन सी, पीसीएम और ट्रिमेडोल, इससे क्या नहीं किया जा सकता, इससे इसको रिलीव नहीं किया जाता। तो इसमें क्या देते हैं, गाबापेंटिन देते हैं। तो इसमें सही आंसर क्या होगा, गाबापेंटिन। क्या होगा, गाबापेंटिन। सही आंसर क्या होगा, गाबापेंटिन। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन होगा कि मोस्ट कॉमन कैंसर इन प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के अंदर मोस्ट कॉमन कैंसर कौन सा होता है, तो बताओ कौन सा होता है, मोस्ट कॉमन कौन सा कैंसर होगा, ब्रेस्ट कैंसर। कौन सा कैंसर होगा, ब्रेस्ट कैंसर। कौन सा कैंसर होगा, ब्रेस्ट कैंसर। कौन सा कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर। और अगर ब्रेस्ट कैंसर आपके ऑप्शन में नहीं है तो दूसरा कौन सा आ जाएगा, सर्वाइकल कैंसर, सर्वाइकल कैंसर।
तो ऑप्शन के अंदर यही था शायद, ब्रेस्ट कैंसर। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? ब्रेस्ट कैंसर। अगली बात समझ में। अगला देखते हैं। अगला है पार्कलैंड फॉर्मूला। पार्कलैंड फॉर्मूला से भी क्वेश्चन आया था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, यहां से भी लगभग लगभग हर एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है। पार्कलैंड फॉर्मूला क्या होता है? 4 ml/L इंटू परसेंटेज ऑफ टोटल बॉडी सरफेस एरिया, ठीक है ना, जो बर्न हुआ है उसका, और वेट इन केजी। इसके अंदर हम क्या, टोटल बॉडी सरफेस एरिया जो बर्न हुआ है उसको कैलकुलेट करते हैं, उसका गुणा करते हैं किससे? 4 ml/L से, और वेट जो जिस जिस पेशेंट को बर्न हुआ है उसका वेट चेक करते हैं। उसके बाद में जितना फ्लूइड निकलेगा, जितना फ्लूइड निकलेगा, जितना फ्लूइड निकलेगा उस फ्लूइड का हाफ, हाफ तो देते हैं 8 घंटे में, ठीक है ना, और अगला हाफ देते हैं बचे हुए 16 घंटे के अंदर। आगे बात समझ में। यानी मान लीजिए अगर ये वैल्यू आती है, जैसे कुछ स्टूडेंट बता रहे थे कि कितना आता है, 4800 जो था वो वैल्यू निकल के आई थी, तो इसके अंदर से 2400 ml तो हम पहले ही दे देंगे। पहले 8 घंटे में कितना दे देंगे? 2400 ml दे देंगे, और अगला 2400 ml जो हम देंगे वो अगले 16 घंटे में देंगे, अगले 16 घंटे में बाकी का 2400 ml देंगे। यहां तक आई बात समझ में? पार्कलैंड फॉर्मूला, ये देखो बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, जैसे एमनियोटिक फ्लूइड वाला हो गया, डिसलरेशन एसलरेशन वाला हो गया, और ये कि पार्कलैंड फॉर्मूला हो गया। लगभग हर एग्जाम में इनमें से एक ना एक क्वेश्चन आता ही है, ठीक है। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है INAP, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? इंडियन न्यूबॉर्न एक्शन प्लान। इसकी फुल फॉर्म पूछी गई थी, तो इसकी फुल फॉर्म क्या होगी? इंडियन न्यूबॉर्न एक्शन प्लान। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या आया है? अगला क्वेश्चन आया कि सेकंड स्टेज ऑफ लेबर। सेकंड स्टेज ऑफ लेबर क्या होती है? तो सेकंड स्टेज ऑफ लेबर कहां से स्टार्ट होती है? फुल डायलेशन ऑफ सर्विक्स से। फुल डायलेशन ऑफ सर्विक्स, फुल डायलेशन ऑफ सर्विक्स से कहां तक जाती है? एक्सपल्सन ऑफ फीटस, एक्सपल्सन ऑफ फीटस, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आया था कि सेकंड स्टेज ऑफ लेबर है, उसके अंदर क्या होता है? फुल डायलेशन ऑफ सर्विक्स से लेकर एक्सपल्सन ऑफ फीटस। क्या होता है? एक्सपल्सन ऑफ फीटस। ये तो लगभग सबका सही हुआ होगा। अगला क्वेश्चन, एडजुवेंट। एडजुवेंट क्या होते हैं? एडजुवेंट क्या होते हैं? एडजुवेंट इन वैक्सीन, एडजुवेंट वैक्सीन के अंदर क्या करते हैं बताओ? एडजुवेंट वो कंपोनेंट होते हैं, क्या होते हैं? वो कंपोनेंट होते हैं जो किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं? वैक्सीन के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और वैक्सीन की किसको बढ़ा देते हैं? इफेक्टिवनेस को बढ़ा देते हैं। किसको बढ़ा देते हैं? इफेक्टिवनेस को बढ़ा देते हैं। कैसे बढ़ाएंगे? ये जो एडजुवेंट होते हैं ये बॉडी के अंदर जाएंगे, और बॉडी के अंदर जो इम्यून रेस्पॉन्स होता है, इम्यून रेस्पॉन्स जो होता है किसके लिए? जो वैक्सीन के अंदर एंटीजन प्रेजेंट होगा उसको क्या करेंगे? इंक्रीज कर देंगे, जिससे जो वैक्सीन की एफिकेसी है, वैक्सीन की एफिकेसी है, इफेक्टिवनेस है, वो बढ़ जाएगी। तो हम क्या समझते हैं एडजुवेंट से? तो एडजुवेंट वैक्सीन जो होती है, एडजुवेंट जो होते हैं वैक्सीन के अंदर, वो कंपोनेंट होते हैं। कौन से कंपोनेंट होते हैं? वो कंपोनेंट होते हैं। कौन से कंपोनेंट होते हैं? जो बॉडी के अंदर जाएंगे। किसके अंदर जाएंगे? बॉडी के अंदर जाएंगे। कहां पे जाएंगे? बॉडी के अंदर जाएंगे, और बॉडी के इम्यून रेस्पॉन्स को, किसको? इम्यून रेस्पॉन्स को क्या कर देंगे? इम्यून रेस्पॉन्स को इंक्रीज कर देंगे। इम्यून रेस्पॉन्स को इंक्रीज कर देंगे, जिससे क्या होगी? जो वैक्सीन है उसकी इफेक्टिवनेस, किसकी? वैक्सीन की इफेक्टिवनेस और एफिकेसी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो ये क्या होते हैं? एडजुवेंट होते हैं। ये भी क्वेश्चन क्या है आपके एग्जाम में आया है, लगभग हर किसी का ये क्वेश्चन मुझे लगता है सही हुआ होगा। अगला क्वेश्चन है ब्लड ट्रांसफ्यूजन से। कहां से आया है? ब्लड ट्रांसफ्यूजन से। ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी एक ऐसा टॉपिक है जिससे लगभग हर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। इसके अंदर क्या क्वेश्चन आया है? ये तो यूनिवर्सल क्वेश्चन है, हर बार क्वेश्चन आता है। कौन सा? कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन हुई है, किसी पेशेंट को हम ब्लड ट्रांसफ्यूज कर रहे हैं, तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते करते उसको क्या आ रहे हैं? चिल्स आ रहे हैं या फीवर आ रहा है? क्या आ रहा है? चिल्स आ रहे हैं या फीवर आ रहा है? तो क्या करेंगे बता? ये तो हर बच्चे बच्चे की जबान पे होगा, सबका सही हुआ होगा। क्या होगा इसका आंसर? क्या होगा? हम क्या करेंगे? ब्लड ट्रांसफ्यूजन को क्या कर देंगे? स्टॉप कर देंगे। ब्लड ट्रांसफ्यूजन को क्या करेंगे? स्टॉप कर देंगे। क्या कर देंगे? स्टॉप कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या था? अगला क्वेश्चन था कि प्रीटर्म बेबी जो है, प्रीटर्म बेबी जो है उसका 2 मिनट के अंदर SpO2 कितना होता है? 2 मिनट के अंदर SpO2 कितना होता है? तो बताओ कितना होता है? अगर हम 2 मिनट की बात करें तो 2 मिनट के अंदर SpO2 होता है 65 से 70। कितना होता है? 65 से 70। 1 मिनट के अंदर कितना होगा? 1 मिनट के अंदर, 1 मिनट के अंदर कितना होगा? 62, 65। 3 मिनट के अंदर कितना होगा? 72, 75। 3 मिनट के अंदर कितना होगा? 72, 75। और 4 मिनट के अंदर
4 मिनट के अंदर कितना होगा 75 टू 80%, कितना होगा 75 टू 80%। और 10 मिनट के अंदर कितना पहुंच जाता है, 10 मिनट में कितना पहुंच जाता है, 10 मिनट में बच्चे का जो सैचुरेशन है SpO2 का लेवल है वो कितना पहुंच जाएगा 85 टू 95%, कितना पहुंच जाता है 85 टू 95%। यहाँ तक आई बात समझ में। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चंस थे जो हमने किसमें पढ़े थे, जो नॉर्सेट मेंस का जो एग्जाम हुआ उसके अंदर आए थे, जो हमें रिसीव हुए स्टूडेंट्स ने, हमारी जो फैकल्टीज़ है उन सब ने प्रिपेयर किए। तो ये जो कुछ क्वेश्चन थे वो हमने आपको बताया, उसके बारे में बताया। जितने भी क्वेश्चन थे लगभग मेमोरी बेस ही है, कोई भी क्वेश्चन हुबहू नहीं आया है उसके वहाँ, क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं उनकी लैंग्वेज अलग होती है। यहाँ पे जो लैंग्वेज है वो हम प्रॉपरली वही नहीं बता सकते, बस ट्राई कर सकते हैं कि आपको लगभग लगभग वही क्वेश्चन मिल सके। तो आई होप सबका एग्जाम बहुत अच्छा हुआ होगा और सबने बहुत अच्छे से किया होगा। जिन स्टूडेंट्स का एग्जाम नहीं भी अच्छा हुआ है, जिनको लग रहा है कि हमारा अच्छा नहीं हुआ है, वो अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रख सकते हैं, क्योंकि ये वो टाइम नहीं है जब आप ये सोच लो कि हमारा एग्जाम खराब हो गया, हम जो है रेस्ट कर लेते हैं, या फिर उसी को लेके बैठे रहें कि एग्जाम खराब हो गया अब हम क्या करें, हमारा तो अब ऐसा तो है नहीं कि एक ही एग्जाम है, अभी बहुत सारे और एग्जाम है। SGPGI का होना है, KGMU का होना है, RML का भी मेंस होना है, नॉर्सेट 10 भी आने वाला है। तो ऐसे हार के नहीं बैठना है, हिम्मत नहीं हारनी है। एक एग्जाम है, कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी, हो सकता है आपकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं हो या फिर आज का दिन अच्छा नहीं हो, है ना। और पेपर का जो लेवल है वो भी मॉडरेट आया, ज्यादा टफ पेपर नहीं था, मॉडरेट पेपर आया है। और कट ऑफ की अगर हम बात करें तो एग्जैक्टली कट ऑफ नहीं बता सकते, लेकिन हाँ हो सकता है कि कट ऑफ जो है 60% के आसपास रहे। 60% यानी कि 160 क्वेश्चन है तो 75 80 या 90 के आसपास जिसके क्वेश्चन अगर सही बैठ रहे हो टोटल, तो उसका क्या हो सकता है, सिलेक्शन हो सकता है। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं। बाकी आई होप आप आगे भी अच्छे से पढ़ते रहेंगे और आगे भी अच्छे से क्या अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखेंगे। थैंक यू।